दूर किसी जंगल में नीलो चिड़िया और टिंकू चिड़ा रहते थे। उनके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम सोनू और छोटे बेटे का नाम कालिया था। उसके रंग और भोलेपन की वजह से सब उसे कालिया उस्ताद कहते थे। बड़ा बेटा सोनू काफ़ी होशियार और चालाक था। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वो छोटे के मुकाबले में ज़्यादा सुंदर था। वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ मिलकर छोटे के काले रंग का मजाक उड़ाता था। माँ ने भी कई बार उसको मना किया, लेकिन वो नहीं माना। टिंकू भी ज़्यादा प्यार और तवज्जो सोनू को ही देता था। नीलो ने कई बार टिंकू को समझाया, पापा आज मैं भी आपके साथ सोऊंगा। नहीं, तुम बड़े हो गए हो, अब खुद से सोया करो। लेकिन सोनू भाई तो मुझसे भी बड़े हैं, वो तो आपके साथ ही सोते हैं। मुझे भी आपके साथ ही सोना है, प्लीज पापा। मैंने कई बार कहा है तुमसे, खुद का मुकाबला सोनू से मत किया करो। पहले खुद को देखो, फिर मुकाबला करो उससे। नीलो को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कालिया बेटा, तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे पास सो जाओ। नीलो तो माँ थी ना, वो दोनों से एक जैसा प्यार करती। उसने टिंकू को भी कई बार समझाया। वो जब भी कहीं बाहर जाता तो हमेशा सोनू को ही अपने साथ लेकर जाता। टिंकू, मैंने कई बार तुमसे कहा है ना कि दोनों के साथ एक जैसा सलूक किया करो। अच्छा ठीक है, अब जाऊं मैं? चलो सोनू बेटा, आज मैं अपने बेटों को दूसरे जंगल की सैर कराऊंगा। टिंकू के लाड प्यार ने सोनू को बहुत बिगाड़ दिया था। वो सबके साथ हमेशा बदतमीजी से पेश आता, जबकि उसके मुकाबले में कालिया हमेशा दूसरों की मदद करता। अरे कालिया बेटा, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं चाची, मैं तो माँ बाबा के लिए भोजन लेने जा रहा था। बेटा, मुझसे ज़्यादा बोझ लिए उड़ा नहीं जा रहा। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर ये सामान पहुँचा सकते हो? हाँ चाची, क्यों नहीं, और आप मुझसे कहती ना, मैं आपको ला देता ये सारी चीज़ें। बहुत शुक्रिया बेटा, जीते रहो। ऊपर वाला तुम्हारे नसीब अच्छे करे, सबके काम आते हो। कालिया सारा दिन इसी तरह सबके काम आता। माँ और बापू का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखता। वो दोनों अब जवान हो चुके थे। नीलो अब उनकी शादी के बारे में सोच रही थी। एक दिन, नीलो, हमें ना अब सोनू की शादी कर देनी चाहिए। वैसे भी काफ़ी अच्छे घरों से उसके लिए रिश्ते आए हैं। सोच तो मैं भी अब यही रही हूँ, लेकिन सिर्फ सोनू ही क्यों, हम कालिया की भी शादी कर देते हैं। एक साथ ही दोनों बहुएं घर आ जाएंगी। क्या हो गया है तुम्हें? कालिया को कौन रिश्ता देगा? और वैसे भी मैं पहले सोनू की शादी करूँगा, फिर कालिया का भी देख लेंगे। क्यों नहीं देगा? क्या कमी है इसमें? बस रहने ही दो। कुछ ही दिनों में सोनू की शादी हो जाती है। सोनू की शादी काफ़ी अमीर घर में होती है। शादी के बाद सोनू बिल्कुल ही बदल जाता है। उसकी पत्नी काफ़ी अमीर घर से थी। वो अपनी पत्नी के मैके ही साथ जाने का सोच लेता है। वो ये सब कुछ बताने के लिए माँ के पास आता है। ये क्या कह रहे हो बेटा? तुम हम दोनों को छोड़कर जा रहे हो, इसलिए तो तुम्हें पाल पोस कर बड़ा नहीं किया। ये है ना कालिया, तुम लोगों के पास, ये ख्याल रखेगा ना तुम दोनों का। अच्छा, मुझे देर हो रही है, हमें निकलना है। अच्छा, मिलने तो आया करोगे ना? हाँ ठीक है, वक्त मिला करेगा तो आ जाया करूँगा। सोनू ये सब कहकर वहाँ से चला जाता है। टिंकू को सोनू के जाने का काफ़ी दुख होता है, लेकिन वो खामोश रहता है। इसी तरह वक्त गुजरता रहता है। कालिया माँ और पिता का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। इन्हीं दिनों साथ के जंगल के राजा की तबीयत खराब होने की खबर हर तरफ फैली हुई थी। काफ़ी तबीब राजा जी के इलाज के लिए आए, मगर उनकी तबीयत में कोई बेहतरी नहीं आई। फिर एक दिन कालिया के जंगल में एक पक्षी राजा जी का संदेश लेकर आता है। राजा जी ने सभी जंगलों के पक्षियों को यह संदेश दिया है कि उनकी तबीयत काफ़ी नासाज है, इसलिए वो जल्द से जल्द शहजादी की शादी करके राज नए राजा के सुपुर्द करना चाहते हैं। जो पक्षी शहजादी से शादी करना चाहता है, वो कल दरबार में हाजिर हो जाए।
इसके बाद उनको एक परीक्षा से गुजरना होगा। सब पक्षी कल राजा जी के दरबार में हाजिर हो जाएं। ये सब कुछ कहकर वो पक्षी वहां से चला जाता है। शाम को नीलो भी कालिया से कहती है, कालिया बेटा, तुम भी कल चले जाओ राजा जी के दरबार में। ये क्या करेगा वहां जाकर? तुम भी कमाल करती हो। राजा जी को शहजादी के लिए शहजादा चाहिए, कोई नौकर नहीं। माँ, बापू ठीक ही कह रहा है। मैं जाकर क्या करूँगा? यूं ही लोग मजाक उड़ाएंगे मेरा। क्यों, क्या कमी है इसमें? और वैसे भी बेटा, राजा जी सबकी परीक्षा लेंगे और फिर जो परीक्षा पर पूरा उतरेगा उसके बाद ही कोई फैसला करेंगे। माँ, जिद ना करो, मैं क्या करूँगा वहां जाकर? अच्छा, एक बार मेरी बात मान लो ना, प्लीज चले जाओ। अच्छा ठीक है, मैं चला जाऊंगा। अगले दिन सभी पक्षी पुरानी दरबार में हाजिर हो जाते हैं। कालिया भी माँ के कहने पर चला जाता है। कालिया का भाई सोनू भी देखने आया था कि कौन नया शहजादा बनता है। वो कालिया को देखकर कहता है, अरे कालिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों अपनी और हमारी इज्जत खाक में मिलाने आए हो? क्यों भैया, मैंने ऐसा क्या किया? क्या किया? यहाँ आने से पहले खुद को आईने में तो देख लेना था। अभी भी चले जाओ यहाँ से। भैया, मैं माँ के कहने पर आया हूँ और जब तक परीक्षा नहीं हो जाती मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तो ठीक है, फिर बनवाओ अपना मजाक, और खबरदार यहाँ किसी को बताया कि मैं तुम्हारा कुछ लगता हूँ। कालिया को बाई की बातों से काफी दुख होता है। कुछ ही देर में राजा जी भी आ जाते हैं। सभी पक्षियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जहाँ आए हुए पक्षियों की परीक्षा होगी, ये सब तो आप जानते हैं। तुम तीनों को एक एक सोने का सिक्का दिया जाएगा। जो कोई भी शहजादी के लिए बेहतरीन तोहफा लाएगा, उसी से शहजादी की शादी होगी और वही नया राजा होगा। तुम सबके पास कल तक का वक्त है। वो तीनों सिक्का लेकर मुख्तलिफ दिशाओं में निकल जाते हैं। बाकी के दोनों पक्षी शहजादी के लिए खुद से और सिक्के मिलाकर खूबसूरत हार और ताज लेते हैं, जबकि कालिया के पास तो उसे एक सिक्के के अलावा कुछ भी नहीं था। वो काफी परेशान था। इस एक सिक्के से आखिर क्या आएगा? मेरे पास तो कोई और सिक्का है भी नहीं। अभी वो ये सोच ही रहा था कि एक बूढ़ा कौवा उसके पास आता है। बेटा, कुछ है तुम्हारे पास? मुझे खाने के लिए दो, मुझे भूख लगी है। बहुत दिनों से भूखा हूँ। मेरे घर वाले भी घर मेरा इंतजार कर रहे हैं। चाचा, मेरे पास खाने को तो कुछ नहीं है। हाँ, ये एक सोने का सिक्का है। कालिया सोचता है, इस एक सिक्के से शहजादी के लिए तो कुछ नहीं आएगा, और वैसे भी मैंने कौन सा शहजादा बन जाना था। इस एक सिक्के को बूढ़े को ही दे देता हूँ, शायद इसी के काम आ जाए। बाबा, तुम ये सिक्का ले लो। बहुत शुक्रिया बेटा, ऊपर वाले तुम्हारी मुश्किल को सफल करे। ये कहकर वो बूढ़ा पक्षी वहां से चला जाता है। अगले दिन फिर दरबार लग जाता है। दूसरे दोनों पक्षी बहुत खुश थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनके तोहफे बहुत कीमती हैं। राजा और शहजादी ने उन दोनों के तोहफे देखने के बाद कालिया से पूछा तो उसने सारी बात बता दी। सभी पक्षी खामोश थे। उनके ख्याल में राजा जी कालिया को सख्त सजा देंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस परीक्षा पर कालिया ही पूरा उतरता है और शहजादी की शादी कालिया से ही की जाएगी। मुझे इस राज के लिए ऐसे ही नेक और दयालु पक्षी की जरूरत थी। सभी बहुत हैरान थे। कालिया के भाई और बाप को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। वो दोनों काफी शर्मिंदा थे। छोटे, हमें माफ कर दो, हमने कभी भी तुम्हें अच्छा नहीं समझा। हमेशा तुम्हारा मजाक ही बनाया है। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, आप लोगों को एहसास हो गया है, यही काफी है। तुम तो आज से राजा बनने वाले हो और यहीं रहोगे। हम लोग चलते हैं, तुम्हारी माँ इंतजार कर रही होगी। नहीं पिताजी, मैं भी चलता हूँ और माँ को अपने साथ लेकर आऊँगा। आज से मैं, आप और भैया एक साथ रहेंगे। इस तरह वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। लाली चिड़िया बहुत परेशान थी। ठंड काफी बढ़ चुकी थी।
सभी पक्षी अपने लिए मजबूत घर बना रहे थे। लाली चिड़िया ने अंडे दिए हुए थे, इसलिए वो अपना मजबूत घर नहीं बना सकी। एक दिन कालू कौवा उसकी तरफ आता है। लाली, तुमने अपना घर नहीं बनाया। मौसम के पक्षी बता रहे हैं इस बार खूब सर्दी पड़नी है। कालू भाई, तुम तो जानते हो मैंने अंडे दिए हुए हैं। अगर मैं अंडों को छोड़कर जाऊंगी तो कोई चील या सांप मेरे अंडों को खा जाएगा। ये बात तो है, लेकिन फिर तुम सर्दी में क्या करोगी? पता नहीं, ऊपर वाला है ना, वो सब बेहतर करेगा। कालू ये कहकर वहां से चला जाता है। समय बीतता गया और सख्त सर्दी आ गई। कुछ ही दिनों में लाली के अंडे भी फूट गए। उनमें से 2 नन्ही नन्ही गुड़ियां निकली। खुद तो लाली ये सर्दी बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन इन नन्ही जानों के लिए सर्दी बर्दाश्त से बाहर थी। मम्मा, बहुत ठंड है, यहाँ पर तो हमें बहुत सर्दी लग रही है। सब्र करो मेरी गुड़िया, मैं तुम लोगों के लिए नए घर का पता करती हूँ। लाली अपनी दोनों बेटियों को साथ लिए कालू के घर जाती है। कालू भाई, दरवाजा खोलें, आ रहा हूँ। लाली, तुम यहाँ इतनी सर्दी में? कालू भाई, आप तो जानते हैं मेरे घर में बहुत सर्दी आ रही है। क्या आप कुछ दिनों के लिए हमें पनाह दे सकते हैं? लाली, मैं तुम्हें पनाह नहीं दे सकता। असल में मेरी सासू माँ और मेरी साली रहने आई हैं और वो लोग काफी दिन यहाँ रहेंगी, वरना मैं तुम्हें जरूर पनाह दे देता। कोई बात नहीं कालू भाई, मैं किसी और से पूछ लेती हूँ। लाली वहां से थोड़ा आगे उल्लू काका की तरफ जाती है। उल्लू मियाँ की पत्नी बाहर आती है। कहो लाली, क्या बात है? मीना बहन, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। वो बात कुछ यूं है। लाली फिर वही सारी बात मीना को भी बताती है। देखो लाली, बुरा मत मनाना। तब सब जब घर बना रहे थे तो तुमने भी बना लेना था। हमारा तो खुद मुश्किल से गुजारा हो रहा है, तुम्हें कहाँ पर रखेंगे? मीना बहन, तुम जानती हो तो मैं अंडों पर बैठी थी। पहले भी तो मैं खुद बना लेती थी और मुझे नहीं पता था कि मुश्किल में कोई मेरे काम ही नहीं आएगा। मैं तो आप सबके काम आती थी। अच्छा अच्छा, अब रहने भी दो। जानते हैं हम तुम कितना काम आती थी, और तुम खुद कौन सा अकेली हो जो तुम्हें हम रख लें? तुम्हारे साथ ये 2 भी तो हैं। अब जाओ यहाँ से। मीना भी दरवाजा बंद करके चली जाती है। कितनी सर्दी है ना, अब हम कहाँ जाएंगे? मम्मा, ये सब कितने बुरे हैं, कोई भी हमें अपने घर नहीं रहने दे रहा। ये सब मेरी ही गलती है, मुझे तुम दोनों के लिए सोचना चाहिए था। नहीं मम्मा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपकी इसमें भला क्या गलती है? वहां से कुछ आगे ही वो एक घने पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती हैं। अभी वो खड़ी ही थी कि अचानक वहां पर एक बहुत बड़ा जिन प्रकट हो जाता है। वो अचानक इतने बड़े देव को देखकर डर जाती हैं। कौन हो तुम? मेरा नाम मंगू है, डरो नहीं। मैं तो तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे यहाँ से निजात दी। क्या मतलब? मुझे एक जादूगर ने अपने जादू से इस पेड़ में कैद कर दिया था और मुझे श्राप दिया था कि जब तक कोई नेकदिल इंसान, पशु या पक्षी इस पेड़ के नीचे नहीं आएगा, मैं इस पेड़ से मुक्ति नहीं पाऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे इस पेड़ से मुक्ति दिलाई। मांगो जो मांगना चाहती हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक मजबूत घर जिसमें मैं अपनी नन्ही नन्ही बेटियों के साथ सर्दी गुजार सकूं। ठीक है। इसके साथ ही एक पल में मंगू एक खूबसूरत और मजबूत घर हाजिर कर देता है। लेकिन मंगू भाई, मैं इस घर में बस कुछ ही दिन रहूंगी, इसके बाद मैं अपने लिए नया घर खुद ही बना लूंगी। लेकिन नन्ही चिड़िया, तुम इसमें हमेशा रह सकती हो। नहीं, मैं अपने खुद के घर में रहूंगी। मैं दूसरों की मदद लेकर आलसी नहीं बनना चाहती। मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर नन्ही चिड़िया। ये लो, और ये हार भी रखो। आइंदा तुम्हें जब भी मेरी मदद की जरूरत हो, बस इस हार को देखकर मुझे याद कर लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है मंगू भाई। अच्छा, अलविदा। अलविदा मंगू भाई।
इसके बाद लाली अपनी बेटियों के साथ इस घर में सुकून से रहने लगती है। सभी पक्षी बहुत हैरान थे कि लाली के पास इतना सुंदर और बड़ा घर कैसे आया। उन सब ने एक दिन लाली से पूछा, बस कुछ यूं ही समझ लो कि ऊपर वाले ने मेरी मदद की है, आप लोगों ने तो मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया था। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो रोज। सच में चिंटू, तुम सच कह रहे हो? हाँ, तुम्हें पता है मामा भी मुझे तुम्हारे साथ खेलने से मना नहीं करती और मेरा तुम्हारे साथ कोई और दोस्त भी नहीं। चिंटू, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे? तुम्हें पता है मेरा तुम्हारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। नहीं दोस्त, मैं तुमको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। हम दोनों हमेशा साथ साथ रहेंगे। चिंटू रोज सुबह भोजन करके रोज के पास आ जाता और उससे खूब ढेर सारी बातें करता था। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। सारे जंगल में उनकी दोस्ती मशहूर थी। ओह, एक तो ये दोनों मुझे सोने नहीं देते। कुछ न कुछ करना होगा इन दोनों का। ये चिंटू तो मेरी बातों में आने वाला नहीं है। इस रोज को ही वर्गलाता हूँ। बिंटू उल्लू को उनकी दोस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो जब सुबह दिन में सोता तो उन दोनों की आवाज से उसकी नींद खराब हो जाती। जब चिंटू वहां से चला जाता है तो बिंटू रोज के पास आता है। कैसे हो रोज? कभी हमसे भी बात कर लिया करो। इधर ही होते हैं हम। हर वक्त चिंटू से ही बातें करते रहते हो। तुम्हें क्या मैं अच्छा नहीं लगता? नहीं मिंटू भाई, ये बात नहीं है। तुमने खुद ही कभी चक्कर नहीं लगाया। सुबह आया जाया करो ना। जब चिंटू आता है हम तीनों इकट्ठे बातें किया करेंगे। ना भाई ना, चिंटू तो सीधे मुंह मुझसे बात ही नहीं करता। शायद उसे तुमसे मेरा बात करना अच्छा नहीं लगता। मुझसे बात करना अच्छा क्यों नहीं लगता? चिंटू को इस बात से क्या मसला है? और वैसे भी चिंटू ऐसा नहीं है। सही बात बताऊं तो चिंटू चाहता ही नहीं कि तुम्हारी किसी और से दोस्ती हो। खुद तो वो सारा दिन घूमता रहता है, नए से नए दोस्त बनाता है और तुमसे किसी को बात तक नहीं करने देता। अच्छा, ऐसी बात है? तो ठीक है, आज जब चिंटू आएगा तो मैं उससे पूछूंगा। अगले दिन दोपहर को जब चिंटू आता है तो रोज उससे पूछता है, आज सुबह तुमने चक्कर ही नहीं लगाया। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो तो अच्छा हुआ बिंटू भाई आ गए। मेरा दिल बहल गया, वरना मैं बोर हो रहा था। सॉरी दोस्त, वो आज मैं पहाड़ों की ओर चला गया था। सुबह सुबह मौसम काफी अच्छा था। रास्ते में कुछ और दोस्त मिल गए तो वक्त का पता ही नहीं चला। अच्छा ये छोड़ो, तुम बताओ ये बिंटू इधर क्यों आया था? तुम मुझसे बात मत किया करो, वो अच्छा नहीं है। क्यों? मुझे तो अच्छा ही लगा। और इसका मतलब है बिंटू ठीक कह रहा था। तुम्हारे भी तो और दोस्त हैं। मैंने तो कभी मना नहीं किया। और मैं फिर क्यों ना बिंटू से बात करूं? ये बात नहीं है रोज। मेरा ये मतलब नहीं कि तुम किसी से बात मत करो। और तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। वो दूसरे तो बस कभी रास्ते में मिल जाए तो हेलो हाय कर लेता हूँ। जानता हूँ मैं तुम क्या चाहते हो। अच्छा अब जाओ, मुझे आराम करना है। चिंटू चला जाता है। उसके बाद बिंटू भी आ जाता है। देखा दोस्त, तुमने ये किस तरह तुमसे जलता है। ये चाहता है कि इसके सिवा किसी और से न मिलो तुम। लेकिन चिंटू को इससे क्या हासिल होगा? लो, ये भी कोई पूछने की बात है। तुम इतने सुंदर हो, सबसे ज्यादा अच्छे दिखते हो। चिंटू चाहता है कि सिर्फ वो ही तुमसे दोस्ती करे। अगर तुम्हारी दोस्ती दूसरों से हो गई तो सब तुमसे प्यार करने लगेंगे और फिर तुम्हारे पास वक्त ही कहाँ होगा चिंटू के लिए। तुम ठीक कह रहे हो, ऐसा ही है चिंटू। तुम रोज आया करो मुझसे बातें करने। लो, ये भी को कहने की बात है। मैं रोज आया करूंगा और दूसरे पक्षियों को भी तुम्हारे बारे में बताऊंगा कि इतना सुंदर रोज हमारे जंगल में रहता है। अच्छा मैं अब चलता हूँ। बिंटू चला जाता है। रोज आज काफी खुश था। बिंटू ने इतनी तारीफें जो उसकी की थी। दूसरी तरफ चिंटू बहुत उदास था। रोज से ऐसी बातों की उम्मीद नहीं थी। नीलो ने जब चिंटू को इस तरह से उदास देखा तो वो उससे पूछती है, चिंटू बेटा, क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो?
और आज तुम इतनी जल्दी रोज के पास से आ गए हो, क्या बात है? आज बातें खत्म हो गई थी जो इतनी जल्दी आ गए। माँ, मैं रोज की वजह से ही उदास हूँ, पता नहीं उसे क्या हो गया है। क्या हुआ रोज को? मैं आज जब उससे मिलने गया तो वो बहुत अजीब अजीब तरह से बातें कर रहा था, मुझसे ढंग से बात भी नहीं की और मुझे जाने का कह दिया। अच्छा, ऐसा कहा रोज ने? लेकिन कोई तो वजह होगी कि उसने ऐसा क्यों किया। वो बिंटू है ना, जरूर उसी ने रोज को मेरे खिलाफ किया होगा। वो कुछ दिनों से रोज के पास आ जा रहा है। रोज को लगता है कि मैं नहीं चाहता कि रोज की किसी और से दोस्ती हो, और मैं खुद ढेर सारे दोस्त बनाता हूँ। अच्छा, तो ये बात है। फिर तो रोज किसी गलतफहमी का शिकार हो गया है। तुम्हें उसकी ये गलतफहमी दूर करनी चाहिए। आप ठीक कह रही हैं माँ, मैं अभी जाता हूँ। चिंटू दोबारा रोज के पास आता है। मूड ठीक हुआ मेरे दोस्त का कि नहीं? क्या होना है मेरे मूड को? ठीक है। मैं जानता हूँ तुम मेरे बारे में गलतफहमी का शिकार हो। तुम इस बिंटू की बातों में आ गए हो। जरूर उसी ने ही तुमको मेरे खिलाफ किया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसने तो मेरी आंखें खोल दी हैं, वरना तो मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता ही न चलता। अब जाओ यहाँ से और आइंदा मत आना। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जब तुम्हें हकीकत का पता चलेगा ना, तब तुम बहुत पछताओगे। मैंने हमेशा तुम्हें अपना बेहतरीन दोस्त जाना है। अब मैं जा रहा हूँ और कभी भी नहीं आऊंगा। बिट्टू ये सब कुछ देख रहा था। उसे यह सब देखकर बहुत खुशी होती है। चिंटू सीधा उसके पास ही जाता है। अच्छा नहीं किया तुमने बिंटू, तुमने रोज को मेरे खिलाफ कर दिया है ना। इससे तुम्हें कुछ भी नहीं हासिल होगा। जाओ यहाँ से, इससे पहले कि धक्के देकर निकालूं। दफा हो जाओ। कुछ रोज तक तो बिंटू रोज के पास आता रहा, लेकिन फिर उसने आना बंद कर दिया। रोज सारा दिन अकेला इधर उधर देखता रहता कि शायद कोई ही उससे बात करने आ जाए, लेकिन कोई भी नहीं आया। काफी समय से बारिशें भी नहीं हो रही थी। पहले तो जब बारिशें नहीं होती थी तो चिंटू पास के तालाब से रोज को पानी दे देता था। इतने में ही वहां से मैना गुजरती है। मैना बहन, मेरी बात सुनो। क्या बात है रोज? जल्दी बताओ, मुझे कहीं जाना है। तुम क्या थोड़ा सा पानी लाकर मुझे दे सकती हो? देखो मैं कितना कमजोर हो गया हूँ। अगर मुझे पानी ना मिला तो मैं मर जाऊंगा। देखो रोज, मैं फारिग नहीं हूँ, मुझे कहीं जाना है, और वैसे भी तुमने तब बनाकर रखनी थी ना किसी से। चिंटू तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त था, कितना ख्याल रखता था ना वो तुम्हारा। तब तो तुम्हें कितना गुमान था। अब रहो इसी हाल में, मैं जा रही हूँ। ठीक ही तो कह रही है, मैं इसी लायक हूँ। मैं दिन ब दिन कमजोर हो रहा हूँ। इतने समय से बारिश भी नहीं हुई। अगर मुझे कुछ रोज तक पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। कितना गलत किया मैंने चिंटू के साथ। मैं कितना बुरा हूँ। मेरा इतना ख्याल रखता था वो मेरा, मुझे पानी देता था, मेरे साथ बातें करता था। अब कोई भी नहीं है। इधर चिंटू को रोज की चिंता हो रही थी। माँ, काफी समय से बारिश ही नहीं हुई, पता नहीं रोज को किसी ने पानी दिया या नहीं। तो जाकर देख आओ बेटा, हो सकता है उसे तुम्हारी जरूरत हो। लेकिन माँ, मैं क्यों जाऊं? उसने मुझे कहा था कि आइंदा इधर मत आना। तो क्या हुआ? अच्छा दोस्त वही है जो मुश्किल में उसके काम आए, और तुम्हें जाना चाहिए। शायद रोज को अब तक अपनी गलती का एहसास हो गया हो। चिंटू रोज के पास जाता है। क्या हुआ दोस्त, तुम इतने कमजोर हो गए हो? रुको, मैं अभी तुम्हें तालाब से पानी लाकर देता हूँ। चिंटू पानी लाकर रोज को देता है। रोज की हालत बेहतर हो जाती है। मुझे माफ कर दो दोस्त, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव रखा, लेकिन तुम फिर भी आ गए। कोई बात नहीं रोज, असल दोस्त वही होता है जो हर मुश्किल में आपका साथ दे, और तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। वो दोनों फिर से एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने लगते हैं। दिन गुजरते जाते हैं। बारिश न होने की वजह से सारे जंगल में पानी खत्म हो चुका था। सारे पक्षी दूसरे जंगल जाने की प्लानिंग कर रहे थे। रोज बहुत परेशान था, क्योंकि वो तो वहां से जा भी नहीं सकता था। लेकिन मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं अपने दोस्त को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सबने चिंटू को बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना।
अपनी माँ और रोज के साथ वो वहीं पर रहा। सब पक्षी जा चुके थे। तुम भी चले जाओ दोस्त, मेरी खातिर खुद को मुसीबत में न डालो। पानी बिल्कुल भी नहीं है, तुम चले जाओ। नहीं दोस्त, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। जो होगा हम इकट्ठे सहेंगे। बादल चिंटू और रोज की ये बातें सुन रहे थे। वो उनकी इस बेमिसाल दोस्ती से बहुत खुश होते हैं और दूसरे जंगल के तालाब से पानी लाकर वहां पर बारिश बरसाते हैं। बारिश देखकर वो तीनों बहुत खुश होते हैं। देखा रोज, ऊपर वाला भी तुम दोनों की बेमिसाल दोस्ती से कितना खुश हुआ है। उसने बारिश बरसा दी। इसी तरह हमेशा एक दूसरे की मुश्किल में उसका साथ दिया करो। बेहतरीन और अच्छा दोस्त ऊपर वाले की तरफ से इनाम होता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अच्छा दोस्त वही है जो मुश्किल में काम आए, और हमें दूसरों की बातों में आकर सच्चे दोस्त पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। आज नए जंगल में लाली का पहला दिन था। वो कुछ देर सांस लेने के लिए एक पेड़ पर बैठ जाती है। तभी उसकी नज़र एक चूहिया पर पड़ती है। वो चूहिया रो रही थी। लाली उस चूहिया के पास जाती है। अरे, ये चूहिया तो रो रही है। मैं जाती हूँ अभी इसके पास और इससे रोने की वजह पूछती हूँ। तुम्हें बताने से क्या होगा? मेरी मुश्किल थोड़ी ना हल हो जाएगी। क्या मुश्किल है? हो सकता है मैं इसका कोई हल ही बता दूं। अच्छा, तुम कहती हो तो मैं बता देती हूँ। आज से कुछ दिन पहले। फिर वो चूहिया लाली को अपनी कहानी बताती है। मैं और मेरा पति घर में खाना खा रहे थे कि हमें बाहर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो वो एक नागिन थी। वो मुसलसल रोए जा रही थी। काफी परेशान लग रही है बेचारी। मैं पूछ कर आता हूँ, क्या बात है? रहने दो, हमें क्या मुसीबत पड़ी? और वैसे भी वो नागिन है, इससे दूर रहना ही बेहतर है। तुम्हारी तो आदत है हर काम में कीड़े निकालना। मेरे पति ने मेरी बात नहीं मानी और उससे मिलने चला गया। बहन, क्या बात है? तुम परेशान लग रही हो। चूहे भैया, मुझे उन लोगों ने गांव से निकाल दिया। उन्होंने मेरी माँ और भाई को भी मार दिया। अब मुझे भी मारना चाहते हैं। बहुत मुश्किल से जान बचाकर यहाँ आई हूँ। लेकिन वो लोग क्यों मारना चाहते थे तुम्हें? पता नहीं क्या दुश्मनी थी। मेरी मदद करो, मेरे पास रहने को ठिकाना नहीं है। अभी वो मुझे ढूंढने आ ही रहे होंगे। तुम फिक्र मत करो, तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर में रहो और तुम्हें यहाँ किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। आओ। फिर वो नागिन मेरे पति के साथ ही हमारे घर आ जाती है। मुझे तो उससे देखकर ही डर लग रहा था। मेरा बेटा और बेटी भी बहुत डर गए थे। उसे देखकर बहुत मुश्किल से मैंने उन दोनों को सुलाया। वो उन दोनों को काफी अजीब नजरों से देख रही थी। वो रोज सुबह को बाहर खाने की तलाश में जाती थी और रात होने से पहले वापस आ जाती थी। काफी दिन हो चुके थे। मैंने एक दिन अपने पति से कहा, कब जाएगी ये हमारे यहाँ से? टोनी और मिंटू डर जाते हैं इसे देखकर, और वैसे भी मुझे उसका भरोसा नहीं। अजीब नजरों से देखती है हमें। तुम तो हो ही शक्की मिजाज, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। अगर उसने कुछ करना होता तो अब तक कर चुकी होती। फिर एक दिन मुझे काम से बाहर जाना पड़ा। मैं टोनी और मिंटू को सुलाकर गई थी, लेकिन मैं जब घर वापस आई तो वो दोनों वहाँ नहीं थे। मैंने आसपास हर जगह तलाश किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। मुझे सबसे ज्यादा शक उस नागिन पर ही था, और फिर ऐसा ही हुआ। वो शाम को घर ही नहीं आई, और आज 3 दिन हो गए हैं। मेरा पति उनको ढूंढने गया है और खुद भी अभी तक वापस नहीं आया। अच्छा, तो ये बात है। तुम परेशान मत हो, मेरे साथ चलो। वो दोनों चील काका के पास जाती हैं और उसे सारी बात बताती हैं। ठीक है, कल सुबह आना। मैं सारे जंगल का चक्कर लगाऊंगा। वो नागिन ज्यादा दूर नहीं गई होगी। हम उसे पकड़कर ही रहेंगे, तुम फिक्र मत करो। अगले दिन चील सारे जंगल का चक्कर लगाता है। एक जगह उसे नई बिल नजर आती है।
उसने कुछ देर वहां रुककर देखा तो एक नागन बिल से बाहर निकल रही थी। उसके जाने के बाद चील बिल में गया तो चूहिया का पति और बेटा वहीं थे। उसने उनको कुछ कहे बगैर अपने साथ चलने को कहा और उनको लेकर लाली और चूहिया के पास पहुंच गया। चूहा काफी शर्मिंदा था। मिंटू, तुम आ गए। तुम ठीक तो हो ना? और टोनी कहाँ है? माँ, वो नागन गुड़िया को खा गई। मैंने उससे बहुत कहा लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। देख लिया ना तुमने, वो डायन हमारी बेटी को खा गई। अब कहाँ से आएगी वो? ये वक्त इन बातों का नहीं। इससे पहले कि वो नागन मजीद कोई नुकसान करे, हमें इसे खत्म करना होगा। आज शाम को जब वो बिल में आएगी तो हम बिल को बंद कर देंगे और आग जलाकर उसे वहीं खत्म कर देंगे। लेकिन इससे पहले हमें वहां लकड़ियां पहुंचानी होंगी आग जलाने के लिए। वो सभी चील की राय से सहमत होते हैं। वो सब लकड़ियों का ढेर लगाकर एक जगह छुपकर नागन का इंतजार करने लगते हैं। नागन जैसे ही आती है तो वहीं कुछ दूर खड़ी हो जाती है। ये क्या? ये लकड़ियों का ढेर कहाँ से आया? और मिंटू के रोने की आवाज भी नहीं आ रही। कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ से निकलना ही बेहतर है। ये ना हो मैं कहीं फंस ही जाऊं, फिर चक्कर लगाऊंगी यहाँ का। वो बहुत चालाक थी। वो फौरन वहां से चली जाती है। काफी होशियार है वो। हम लोगों को आइंदा से सावधान रहना होगा। आइंदा से याद रखिएगा, किसी भी खतरनाक अजनबी को पनाह देने से पहले 1000 मर्तबा सोचिए और उसके बारे में खूब जांच करें कि वो सच भी बोल रहा है या फिर झूठ। दूर किसी जंगल में लाली चिड़िया अपने पति टिंकू के साथ रहती थी। उनकी एक बेटी थी सोनी। टिंकू और लाली बहुत खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। उनकी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो सबके साथ हमेशा अच्छे से पेश आते। पूरे जंगल में अगर कभी किसी को कोई मुश्किल पेश आती तो लाली और टिंकू हमेशा उनकी मदद करते। किसी को दाना चाहिए या फिर घर बनाने में कोई मुश्किल, सबसे आगे वो दोनों होते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। फिर एक दिन उनकी खुशियों को नजर लग गई। टिंकू सुबह दाना लेने के लिए गया था लेकिन काफी समय बीत चुका था। वो अभी तक नहीं आया था। माँ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? सोनी बेटा, तुम्हारे बाबा को गए काफी समय बीत गया है। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। माँ, परेशान क्यों हो रही हो सकता है बाबा किसी के पास रुक गए हो। आपको तो पता है ना, वो किसी को मुश्किल में देखकर उसकी मदद के लिए रुक जाते हैं। हाँ, लेकिन वो हमारे लिए भोजन लेने गए थे। अगर ऐसी कोई बात होती तो पहले भोजन दे जाते और हमें बताकर भी जाते। आज से पहले बगैर बताए तो वो कहीं नहीं गए। हाँ, ये बात तो है माँ। अच्छा, कुछ दिन इंतजार कर लेते हैं। नहीं, अब ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा। तुम घर पर ही रुकना, मैं देख कर आती हूँ। लाली मिठू तोता के पास जाती है। मिठू भाई, टिंकू काफी देर से दाना लेने गया है लेकिन अभी तक नहीं आया। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। तुम परेशान मत हो, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। वो दोनों टिंकू को ढूंढने जाते हैं। वो कुछ ही आगे जाते हैं तो टिंकू उन्हें जमीन पर पड़ा नजर आता है। उसका काफी ज्यादा खून बह रहा था। शायद टिंकू को किसी शिकारी का तीर लगा था। लाली टिंकू को देखकर रोने लग जाती है। कुछ ही पलों में उसकी तो जिंदगी ही बदल गई थी। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ दिनों तक तो आसपास के पक्षियों ने लाली और उसकी बेटी का बहुत ख्याल रखा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सभी ने उन दोनों के साथ अपना रवैया बदलना शुरू कर दिया। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ दो ना खाने को। लेकिन घर में तो खाने को कुछ भी नहीं था। लाली बहुत परेशान थी। अच्छा बेटा, मैं सोमी बहन की तरफ जाती हूँ, उनसे कुछ दाना उधार लेकर आती हूँ। लाली सोमी कवि की तरफ जाती है। सोमी बहन, कुछ दाना मिल सकता है? सोमी काफी गुस्से से कहती है, लो, दाना कहाँ से आएगा? यहाँ कोई दुकान थोड़ी ना लगी है। हमारा तो खुद बहुत मुश्किल से गुजारा होता है।
सोमी बहन, मैं वादा करती हूँ, बस आज के दिन कुछ दाना दे दो। मेरी सोनी भूखी है, मैं तुम्हें उधार जल्द लुटा दूंगी। ना बाबा ना, मैं तो तुम्हारा इतबार ना करूं और कैसे मान लूं तुम्हारी बात। कहाँ से उधार दोगी तुम? सोमी बहन, हम कई वर्षों से साथ इकट्ठे रह रहे हैं और पहले भी तो जब कोई मुश्किल आती थी तो हम सबके काम आते थे, और जब आपकी मुझ पर मुश्किल आई है तो तुम सब नजरें चुरा रहे हो। जाओ जाओ बहन, अपना काम करो, हमने ठेका नहीं लिया हुआ तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का। लाली वहां से दुखी होकर घर आ जाती है। माँ, माँ तुम खाने के लिए कुछ लेकर आई हो? मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं बेटा, मैं सोमी बहन की तरफ गई थी, उन्होंने इनकार कर दिया है। माँ अब क्या होगा? हम कहाँ से खाएंगे? बाबा के होते ये सब कितने अच्छे थे ना। हाँ बेटा, बस वक्त बदलने में देर ही कितनी लगती है। अभी के लिए तुम सो जाओ, मैं सुबह मिट्ठू भाई के पास जाऊंगी, उनसे कहूंगी कि मुझे भी अपने साथ ले जाया करें। कुछ ज्यादा नहीं तो तुम्हारे लिए तो दाना ले ही आया करूंगी। लाली और उसकी बेटी भूखे पेट ही सो जाती है। अगले दिन लाली सुबह सुबह ही मिट्ठू की तरफ जाती है। वहां पर सोमी कभी भी आई हुई थी। मिट्ठू भाई, वो मैं आपसे ये कहने आई थी, आप मुझे अपने साथ ले जाया करें। वो मुझे रास्तों का नहीं ना मालूम, कुछ दिन में पता चल जाएगा। वो तो ठीक है लाली बहन, लेकिन तुम इतनी दूर से रोज दाना नहीं ला सकती, रास्ता काफी मुश्किल है, और फिर उस तरफ शिकारी भी तो आते रहते हैं। कोई बात नहीं मिट्ठू भाई, मैं चली जाया करूंगी, पेट में भी तो कुछ डालना है ना। मेरा तो काम है तुम्हें बताना, तुम जानती हो ना, पहले भी टिंकू भाई शिकारियों के हाथ मारे गए थे, और अब अगर तुम्हें भी कुछ हो गया तो तुम्हारी बेटी का क्या बनेगा? लाली सोच में पड़ जाती है, और मिट्ठू की बात भी तो सही थी। लाली को इस तरह सोचते देखकर सोमी कहती है, एक हल है अगर तुम चाहो तो। क्या सोमी बहन? आप कोई भी हल बता दे, मुझे मंजूर है। अगर तुम और तुम्हारी बेटी हमारे घर में काम कर दिया करें तो इसके बदले हम तुम्हें 2 वक्त का खाना दे दिया करेंगे। सोमी बहन, मैं खुद आ जाया करूंगी, मेरी बेटी अभी छोटी है और मैंने और टिंकू ने बहुत लाडों से उसे पाला है, उसको तो कोई काम भी नहीं करना आता। तो क्या हुआ, सीख जाएगी, आगे भी तो सारी जिंदगी उसने काम ही करना है, उसके लिए कौन सा किसी शहजादे का रिश्ता आना है, और तुमसे तो सारा काम हो नहीं पाएगा। लाली बहुत दुखी दिल से उसे कहती है, अच्छा ठीक है, हम कल से आ जाएंगी। लाली वहां से घर चली जाती है। अब आएगा ना मजा, बड़ी महारानी बनी फिरती थी। लाली घर आकर सारी बात सोनी को बताती है। वो माँ के साथ जाने को तैयार हो जाती है। माँ, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ जाया करूंगी। अगले दिन से लाली मिट्ठू की तरफ और उसकी बेटी सोमी की तरफ काम करने चली जाती है। वो दोनों उन माँ बेटियों से बहुत ज्यादा काम करवाते थे। फिर एक दिन, मौसी सारा काम हो गया है, अब मैं घर चली जाऊं, मैं बहुत थक चुकी हूँ। ऐसे ही ना भेज दूं तुम्हें मैं घर, सफाई अच्छे से की है, फ्री में काम नहीं करती हो तुम, इतनी मुश्किल से मेरा मियाँ दाना लेकर आता है। लेकिन मौसी मैंने तो अच्छे से काम कर दिया है। ठीक है, सफाई तो तुमने ठीक ही की है। अच्छा फिर ऐसा करो, ये मटका ले जाओ और नदी से भरकर लाओ। लेकिन मौसी, नदी तो माँ कहती है बहुत दूर है, और मैं कैसे वहां तक जाऊंगी, और फिर पानी भी भरकर लाऊं, मुझसे इतना ज्यादा वजन नहीं उठाया जाएगा। तो मैं क्या करूं, दाना नहीं लेना तुमने? सोनी वहां से मटका लिए नदी की तरफ चली जाती है। कई दिन तक इसी तरह सोनी से बहुत काम करवाती। काम करने के बाद वो उसे दाना भी बहुत कम देती थी। दिन ब दिन वो कमजोर होती जा रही थी। एक दिन सोनी नदी किनारे खड़ी होकर रो रही थी। बाबा, आप क्यों चले गए हमें छोड़कर? यहाँ पर सब बहुत बुरे हैं,
सब मेरे और माँ के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं, हमें नहीं रहना यहाँ पर। उसी पेड़ पर लुल्लू भूत सो रहा था। वो सोनी के रोने की आवाज़ से उठकर उसके सामने जा खड़ा होता है। पहले तो सोनी भूत को देखकर डर जाती है, लेकिन फिर भूत के पूछने पर वो सारी बात उसे बताती है। अच्छा, तो ये बात है। नन्ही चिड़िया, तुम परेशान मत हो, इस सोमी को तो मैं मज़ा चुकाऊंगा, तुम मेरे साथ चलो। सोनी लुल्लू भूत को लेकर सोमी कवि की तरफ जाती है। लुल्लू भूत कुछ मंत्र पढ़कर सोमी को अपने वश में कर लेता है। सोनी जब काम करने लगती है तो सोमी उससे कहती है, सोनी बेटा, तुम ये काम क्यों कर रही हो? लाओ, मैं करती हूँ ना, तुम आराम से अंदर जाकर भोजन करो। सभी सोमी को ये सब करता देखकर हैरान रह जाते हैं। कई दिन तक लुल्लू सोमी को इसी तरह सजा देता है। वो उससे सभी पक्षियों के घरों की सफाई करवाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता सोमी को समझ में आना शुरू हो चुका था कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। उसको अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी थी। वो लाली से माफ़ी मांगती है और फिर वो सब मिलजुल कर रहने लगते हैं। दूर किसी जंगल में नीलो चिड़िया और टिंकू चिड़ा रहते थे। उनके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम सोनू और छोटे बेटे का नाम कालिया था। उसके रंग और भोलेपन की वजह से सब उसे कालिया उस्ताद कहते थे। बड़ा बेटा सोनू काफ़ी होशियार और चालाक था। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घुमंड था। वो छोटे के मुकाबले में ज़्यादा सुंदर था। वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ मिलकर छोटे के काले रंग का मजाक उड़ाता था। माँ ने भी कई बार उसको मना किया, लेकिन वो नहीं माना। टिंकू भी ज़्यादा प्यार और तवज्जो सोनू को ही देता था। नीलो ने कई बार टिंकू को समझाया, पापा, आज मैं भी आपके साथ सोऊंगा। नहीं, तुम बड़े हो गए हो, अब खुद से सोया करो। लेकिन सोनू भाई तो मुझसे भी बड़े हैं, वो तो आपके साथ ही सोते हैं, मुझे भी आपके साथ ही सोना है, प्लीज पापा। मैंने कई बार कहा है तुमसे, खुद का मुकाबला सोनू से मत किया करो। पहले खुद को देखो, फिर मुकाबला करो उससे। नीलो को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कालिया बेटा, तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे पास सो जाओ। नीलो तो माँ थी ना, वो दोनों से एक जैसा प्यार करती। उसने टिंकू को भी कई बार समझाया। वो जब भी कहीं बाहर जाता तो हमेशा सोनू को ही अपने साथ लेकर जाता। टिंकू, मैंने कई बार तुमसे कहा है ना कि दोनों के साथ एक जैसा सलूक किया करो। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब जाऊं मैं? चलो सोनू बेटा, आज मैं अपने बेटों को दूसरे जंगल की सैर कराऊंगा। टिंकू के लाड प्यार ने सोनू को बहुत बिगाड़ दिया था। वो सबके साथ हमेशा बदतमीजी से पेश आता, जबकि उसके मुकाबले में कालिया हमेशा दूसरों की मदद करता। अरे कालिया बेटा, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं चाची, मैं तो माँ बाबा के लिए भोजन लेने जा रहा था। बेटा, मुझसे ज़्यादा बोझ लिए उड़ा नहीं जा रहा, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर ये सामान पहुँचा सकते हो? हाँ चाची, क्यों नहीं, और आप मुझसे कहती ना, मैं आपको ला देता ये सारी चीज़ें। बहुत शुक्रिया बेटा, जीते रहो, ऊपर वाला तुम्हारे नसीब अच्छे करे, सबके काम आते हो। कालिया सारा दिन इसी तरह सबके काम आता। माँ और बापू का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखता। वो दोनों अब जवान हो चुके थे। नीलो अब उनकी शादी के बारे में सोच रही थी। एक दिन, नीलो, हमें ना अब सोनू की शादी कर देनी चाहिए, वैसे भी काफ़ी अच्छे घरों से उसके लिए रिश्ते आए हैं। सोच तो मैं भी अब यही रही हूँ, लेकिन सिर्फ सोनू ही क्यों, हम कालिया की भी शादी कर देते हैं, एक साथ ही दोनों बहुएं घर आ जाएंगी। क्या हो गया है तुम्हें? कालिया को कौन रिश्ता देगा? और वैसे भी मैं पहले सोनू की शादी करूँगा, फिर कालिया का भी देख लेंगे। क्यों नहीं देगा? क्या कमी है इसमें? बस रहने ही दो, कुछ ही दिनों में सोनू की शादी हो जाती है। सोनू की शादी काफ़ी अमीर घर में होती है। शादी के बाद सोनू बिल्कुल ही बदल जाता है। उसकी पत्नी काफ़ी अमीर घर से थी।
वो अपनी पत्नी के मैके ही साथ जाने का सोच लेता है। वो ये सब कुछ बताने के लिए माँ के पास आता है। ये क्या कह रहे हो बेटा, तुम हम दोनों को छोड़कर जा रहे हो, इसलिए तो तुम्हें पाल पोस कर बड़ा नहीं किया। ये है ना कालिया तुम लोगों के पास, ये ख्याल रखेगा ना तुम दोनों का। अच्छा मुझे देर हो रही है, हमें निकलना है। अच्छा मिलने तो आया करोगे ना। हाँ हाँ ठीक है, वक्त मिला करेगा तो आ जाया करूँगा। सोनू ये सब कहकर वहाँ से चला जाता है। टिंकू को सोनू के जाने का काफ़ी दुख होता है, लेकिन वो खामोश रहता है। इसी तरह वक्त गुजरता रहता है। कालिया माँ और पिता का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। इन्हीं दिनों साथ के जंगल के राजा की तबीयत खराब होने की खबर हर तरफ फैली हुई थी। काफ़ी तबीब राजा जी के इलाज के लिए आए, मगर उनकी तबीयत में कोई बेहतरी नहीं आई। फिर एक दिन कालिया के जंगल में एक पक्षी राजा जी का संदेश लेकर आता है। राजा जी ने सभी जंगलों के पक्षियों को ये संदेश दिया है कि उनकी तबीयत काफ़ी नासाज है, इसलिए वो जल्द से जल्द शहजादी की शादी करके राज नए राजा के सुपुर्द करना चाहते हैं। जो जो पक्षी शहजादी से शादी करना चाहता है वो कल दरबार में हाजिर हो जाए। इसके बाद उनको एक परीक्षा से गुजरना होगा। सब पक्षी कल राजा जी के दरबार में हाजिर हो जाएं। ये सब कुछ कहकर वो पक्षी वहां से चला जाता है। शाम को नीलो भी कालिया से कहती है, कालिया बेटा तुम भी कल चले जाओ राजा जी के दरबार में। ये क्या करेगा वहां जाकर, तुम भी कमाल करती हो। राजा जी को शहजादी के लिए शहजादा चाहिए, कोई नौकर नहीं। माँ बापू ठीक ही कह रहा है, मैं जाकर क्या करूँगा, यूं ही लोग मजाक उड़ाएंगे मेरा। क्यों, क्या कमी है इसमें। और वैसे भी बेटा राजा जी सबकी परीक्षा लेंगे और फिर जो परीक्षा पर पूरा उतरेगा उसके बाद ही कोई फैसला करेंगे। माँ जिद ना करो, मैं क्या करूँगा वहाँ जाकर। अच्छा एक बार मेरी बात मान लो ना, प्लीज़ चले जाओ। अच्छा ठीक है, मैं चला जाऊँगा। अगले दिन सभी पक्षी पुरानी दरबार में हाजिर हो जाते हैं। कालिया भी माँ के कहने पर चला जाता है। कालिया का भाई सोनू भी देखने आया था कि कौन नया शहजादा बनता है। वो कालिया को देखकर कहता है, अरे कालिया तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों अपनी और हमारी इज्जत खाक में मिलाने आए हो। क्यों भैया, मैंने ऐसा क्या किया। क्या किया, यहाँ आने से पहले खुद को आईने में तो देख लेना था। अभी भी चले जाओ यहाँ से। भैया मैं माँ के कहने पर आया हूँ और जब तक परीक्षा नहीं हो जाती मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तो ठीक है, फिर बनवाओ अपना मजाक, और खबरदार यहाँ किसी को बताया कि मैं तुम्हारा कुछ लगता हूँ। कालिया को बाई की बातों से काफ़ी दुख होता है। कुछ ही देर में राजा जी भी आ जाते हैं। सभी पक्षियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जहाँ आए हुए पक्षियों की परीक्षा होगी, ये सब तो आप जानते हैं। तुम तीनों को एक एक सोने का सिक्का दिया जाएगा। जो कोई भी शहजादी के लिए बेहतरीन तोहफा लाएगा उसी से शहजादी की शादी होगी और वही नया राजा होगा। तुम सबके पास कल तक का वक्त है। वो तीनों सिक्का लेकर मुख्तलिफ दिशाओं में निकल जाते हैं। बाकी के दोनों पक्षी शहजादी के लिए खुद से और सिक्के मिलाकर खूबसूरत हार और ताज लेते हैं, जबकि कालिया के पास तो उसे एक सिक्के के अलावा कुछ भी नहीं था। वो काफ़ी परेशान था। इस एक सिक्के से आखिर क्या आएगा, मेरे पास तो कोई और सिक्का है भी नहीं। अभी वो ये सोच ही रहा था कि एक बूढ़ा कौवा उसके पास आता है। बेटा कुछ है तुम्हारे पास, मुझे खाने के लिए दो, मुझे भूख लगी है। बहुत दिनों से भूखा हूँ, मेरे घर वाले भी घर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। चाचा मेरे पास खाने को तो कुछ नहीं है। हाँ ये एक सोने का सिक्का है। कालिया सोचता है, इस एक सिक्के से शहजादी के लिए तो कुछ नहीं आएगा, और वैसे भी मैंने कौन सा शहजादा बन जाना था। इस एक सिक्के को बूढ़े को ही दे देता हूँ, शायद इसी के काम आ जाए। बाबा तुम ये सिक्का ले लो। बहुत शुक्रिया बेटा, ऊपर वाले तुम्हारी मुश्किल को सफल करे। ये कहकर वो बूढ़ा पक्षी वहां से चला जाता है। अगले दिन फिर दरबार लग जाता है। दूसरे दोनों पक्षी बहुत खुश थे
क्योंकि वो जानते थे कि उनके ये तोहफे बहुत कीमती हैं। राजा और शहजादी ने उन दोनों के तोहफे देखने के बाद कालिया से पूछा तो उसने सारी बात बता दी। सभी पक्षी खामोश थे। उनके ख्याल में राजा जी कालिया को सख्त सजा देंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस परीक्षा पर कालिया ही पूरा उतरता है और शहजादी की शादी कालिया से ही की जाएगी। मुझे इस राज के लिए ऐसे ही नेक और दयालु पक्षी की ज़रूरत थी। सभी बहुत हैरान थे। कालिया के भाई और बाप को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। वो दोनों काफ़ी शर्मिंदा थे। छोटे, हमें माफ़ कर दो, हमने कभी भी तुम्हें अच्छा नहीं समझा, हमेशा तुम्हारा मजाक ही बनाया है। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, आप लोगों को एहसास हो गया है, यही काफ़ी है। तुम तो आज से राजा बनने वाले हो और यहीं रहोगे। हम लोग चलते हैं, तुम्हारी माँ इंतज़ार कर रही होगी। नहीं पिताजी, मैं भी चलता हूँ और माँ को अपने साथ लेकर आऊँगा। आज से मैं, आप और भैया एक साथ रहेंगे। इस तरह वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।